नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 जिसे जनरल स्वास्थ्य कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर तक करा दिया हूँ। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं बता चुका हूँ, और जो मुझे इसमें जो टॉपिक्स थे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं सभी पढ़ा चुका हूँ। और ये वीडियोस कई बार बच्चे पूछते हैं सर किस बोर्ड के लिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लिए बोर्ड के लिए है। देखिए वो वर्ल्ड में हर जगह कोई भी बोर्ड होगा, अगर यहाँ मैं ए फॉर एप्पल बोल रहा हूँ यूपी से, तो क्या आप बिहार से भी ए फॉर बॉल बोलेंगे? नहीं ना। तो हर जगह सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कोर्स में थोड़ा हो सकता है डिफरेंस, लेकिन जो क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। और एनसीईआरटी पूरे होल यूनिवर्स यानी कि आप बोल सकते हैं इंडिया लेवल पे हर जगह हर एक क्षेत्र में लगता है। उस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी यहाँ बुक का प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ कि मैं स्पेशल इस बुक से पढ़ाता हूँ, मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ। इस बुक के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सारे टॉपिक्स को क्लियर करता हूँ। तो एक्चुअली ये बात हो गया। और दूसरी बात मैं आपसे बता देता हूँ कि कुछ वीडियोज में मेरे बच्चे कमेंट करते हैं कि प्लीज मुझे इंग्लिश में बताइए। तो देखिए एक्चुअली क्या है, मेरे पास जो डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट है हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मुझे अपने वीडियो लेक्चर को हिंदी में शूट करना पड़ता है। लेकिन अगर हाँ पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश में भी हैं तो उनके अकॉर्डिंग मैं इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ लेके चलूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में हैं जो पढ़ते हैं और कितने बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जरूर अपना बस हिंदी मीडियम लिख लीजिए, मैं समझ जाऊंगा, मैं काउंट कर लूंगा फिर। और इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं मैं काउंट कर लूंगा। तो प्लीज अपना सिलेक्ट करके बताइएगा सब लोग, उसके बाद से फिर मैं अकॉर्डिंग जितनी जिसकी डेंसिटी मुझे लगी अच्छी है उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, या फिर मैं हिंदी इंग्लिश बोथ लेके चल रहा हूँ। तो चलिए अब पिछले लेक्चर में मैंने चैप्टर को खत्म कर दिया है। अब हमारा नया चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं वंशागति। अनुवांशिकी एक ऐसा चैप्टर है जहां से मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो आते ही आते हंसते हंसते लोग जाते हैं। इस चैप्टर को नाम देते हैं वंशागति एवं विविधताएं। विविधताएं, वंशागति एवं विविधताएं चैप्टर है और इसका भाग 1 है। कौन सा है? भाग 1। लेक्चर नंबर 1 में हम वंशागति की बेसिक चीजों को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो वंशागति जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन व्हाट इज द इनहेरिटेंस और वेरिएशंस। तो आपको पहला चीज है कि हिंदी में बताता हूं वंशागति किसे कहते हैं और विविधताएं किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए वंशागति मतलब होता है कि आप पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि जनन की प्रक्रिया में जो संतान होता है वो उत्पन्न होता है जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप, अपने माता पिता से एक संतान उत्पन्न होता है जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो आप अब इस चैप्टर में आप जानेंगे कि कितनी सिमिलरिटी यानी कि कितनी समानताएं एक जनक की पुत्र से होती है और कितनी असमानताएं होती हैं। तो वंशागति मतलब क्या होता है? अगर इसको तोड़ेंगे वंश आगति यानी इसका मतलब क्या होता है कि गति मतलब क्या? गति। अगर मैं आपको इसको तोड़ूं वंशा प्लस गति, तो वंशागति मतलब कि क्या होता है? वंशा यानी कि वंश के लक्षण। किसके लक्षण? वंश के लक्षण, खानदान के लक्षण। गति, गति मतलब क्या होता है? जाना। क्या होता है? जाना, चलना, अपने स्थिति में परिवर्तन करना। तो इस वंशागति चैप्टर में वंशागति मींस हम लिखेंगे कि वंश के लक्षण का जाना। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंश के लक्षणों को जाना ही वंशागति कहते हैं। वंशागति किसे कहते हैं? आप पूछेंगे कैसे? जैसे आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव का नाक टेढ़ा होता है, तो इनके पुत्र अखिलेश सिंह यादव भी टेढ़ा नाक। कुछ गोरे माँ बाप होते हैं और कुछ काले माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे देखते हैं कभी गोरे होते हैं। हो सकता है कोई माँ है जिनकी आंख से भूरा टाइप होता है, ब्लैक टाइप से बोलते हैं, वैसे बेटे में चला गया। तो मतलब कुछ लक्षणों का क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति। तो लिख लेंगे, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं वंशागति में। और चलिए बोल के लिखवा देता हूं, लिखिए वंशागति, हेडिंग आलिए, लिखिए इसमें लिखो वंश के लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है, या इसको अनुवांशिकी भी बोलते हैं। अनुवांशिकी मतलब क्या? कि अनुवांशिक लक्षण भी इसको बोलते हैं। अनुवांशिक लक्षण मतलब कि वही लक्षण जो पिता से एक संतान में जाता है तो और एक माता से भी जाता है, या फिर इसको शुद्ध भाषा में बोलेंगे जनक से संतान में जाने वाले लक्षण को क्या बोलेंगे? अनुवांशिक लक्षण। और इनकी अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। तो उसको वंशागति के साथ साथ आप अनुवांशिकता भी बोल सकते हैं। तो लिख लिया उदाहरण। अब चलिए वंशागति के बारे में देखते हैं कैसे आखिर क्या होता है। आप जैसे कि जानते हैं कि नर युग्मक है और फिर मादा युग्मक है। नर युग्मक है और मादा युग्मक है, दोनों से क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन दोनों के। अच्छा, ये नर युग्मक मादा युग्मक ऑलरेडी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही बनते हैं। सॉरी, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। देखिए नर से नर युग्मक बना n और मादा से मादा युग्मक बना n। अब देखिए जब युग्मक ये बन जाते हैं इनका स्थानांतरण होता है। पहली प्रक्रिया युग्मक की बनने का, युग्मक को स्थानांतरित होने की प्रक्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। देखिए जन्म के 3 स्टेप होते हैं। युग्मक का स्थानांतरण यानी कि निषेचन की पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन की पश्चिम घटना। तो ये निषेचन की पूर्व घटना है, युग्मक बन गया है और युग्मक का स्थानांतरण हो चुका है।
ठीक है। अब इसका क्या होता है, ये दोनों युग्मक नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में जाओगे मिलेंगे, और नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलने कहते हैं निषेचन, जैसे कि आप जान चुके हैं इसलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूं। निषेचन, निषेचन के फलस्वरूप क्या बनते हैं, अब ये n n जुड़ेगा क्या बनेगा, एक सिंपल बच्चे जानते हैं, जब एक n और एक n मिलेंगे तो 2n बन जाएंगे, तो 2n बनता है। अब इस निषेचन के पश्चात वाली घटना में ये 2n जो बनता है इसको बोलते हैं हम युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। इसको बोल सकते हैं जाइगोट। तो अभी युग्मनज में क्या होगा, विकास होगा, वृद्धि होगा, और उसका एक कंप्लीट एक बेबी बन जाएगा, पूर्ण संतान बन जाएगा। तो एक्चुअली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ नर युग्मक से ही और मादा युग्मक से ही क्यों संतान बन रहा है, क्यों, इसलिए क्योंकि जन्म की प्रक्रिया है, युग्मक आपस में मिलेंगे तभी निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा और हमारा संतान बनेगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो नर भी अपना देता है नर युग्मक, मादा भी अपना देता है मादा युग्मक, दोनों में से क्या होते हैं, गुण होते हैं। क्या होते हैं, गुण, जिसको बोल सकते हैं गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र। अभी गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, और जब मिलते हैं n गुणसूत्र के साथ मिलता है तो 2n गुणसूत्र बनाता है। अब यही 2n गुणसूत्र युग्मनज के रूप में बनता है और संपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण करता है, संपूर्ण संतान, सॉरी कंपूर्ण बोल दे रहा हूं। तो ये जन्म की प्रक्रिया बेसिक हम जान चुके हैं। तो क्या ये इंसान है, क्या ये इंसान है? हाँ मैं कहता हूं, मैं बता दिया हूं कि जो नर है वो इंसान क्या है, इंसान। इसकी दो आंख, एक मुंह, दो हाथ, दो पैर, ठीक, ये भी इंसान है। तो क्या इनका जो बच्चा पैदा होगा वो जानवर होगा? एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं कि संतान जो हमारा पैदा होगा जानवर होगा? अगर उनके माँ बाप नर मादा यानी कि इंसान है तो क्या उनका संतान जानवर होगा? नहीं होगा ना। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके अंदर जानवर के लक्षण गए ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो गुण थे कैसे थे, इंसानों वाले गुण थे। इसलिए जो हमारा गया और जो हमारा संतति बना कैसा होगा, इंसान, ना कि जानवर। तो अगर आम का पेड़ है तो आम के पेड़ से क्या बनेगा, आम के पेड़ से आम बनेगा, ना कि बबूल, महुआ, गाजर, मुरई, ये सब नहीं बनने वाला भैया। बनेगा क्या, आम के पौधे से आम, बबूल के पौधे से बबूल, जामुन के पौधे से जामुन। तो इंसान से क्या बनेगा, इंसान बनेगा, ना कि जानवर। इसलिए क्योंकि अनुवांशिकता यही होता तो है, अनुवांशिक लक्षण हमारे क्या है, इंसानों वाले हैं, तो हम भाई इंसान बन गए। लेकिन अगर हमारे अंदर ही जानवर होते तो हम जानवर बन जाते, तो माँ बाप हमारे इंसान है तो हम इंसान बने। क्यों? कारण यही है कि अनुवांशिक लक्षणों का क्या हुआ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हुआ है, जिसके फलस्वरूप हमारे बन गए क्या, एक संतान, और वो है इंसान, ना कि जानवर। तो आप अनुवांशिकी के बारे में जानिए। अब डिटेलिंग हो गया, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अनुवांशिकी जानिए। अब देखिए अनुवांशिकी के जनक कौन थे, अनुवांशिकी की खोज किसने की थी, तो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली अनुवांशिकता जो शब्द है, अनुवांशिकता जो शब्द है उसने कोहेरेंस ने दिया था, तो लेकिन ये बहुत पहले से किसी ने खोज के चला गया। जो साइंटिस्ट था अनुवांशिकता, या इसको अनुवांशिकी बोलते हैं, जेनेटिक्स इसको बोलते हैं, जेनेटिक्स की खोज मेंडल ने किया था। मेंडल एक साइंटिस्ट थे, मेंडल ने अनुवांशिकता की खोज किया। और कैसे खोज किया इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जान लीजिए कि अनुवांशिकता के जनक कौन है, मेंडल है। अनुवांशिकता के जनक मेंडल है, जिन्होंने कैसे प्रयोग करके भिन्न भिन्न पौधों पे, भिन्न पौधे नहीं, मटर के पौधे पर प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रयोग करके मटर के पौधे पे निष्कर्ष दिया और बताया कि ऐसी कुछ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण, इसके बारे में बताया। तो इनको रिस्पेक्ट बोलते हैं, ऐसे मेंडल बोलते हैं इंडियन साइंटिस्ट, इनको इतना बड़ा परिवर्तन आया दुनिया में, उनको ऐसे बोलना सही नहीं, इसलिए इनका पूरा नाम बोलेंगे सर ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम बोलेंगे इनका, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए एक्चुअली गाइस सर ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, है नहीं थे, सॉरी, तो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मटर के पौधे पर, एक्चुअली ये साइंटिस्ट रियल बताओ तो थे ही नहीं यार, ये थे क्या, चर्च में पादरी थे, पूजा पाठ करने वाले होते ना, ओम वैसे नहीं, सॉरी ओम गॉड ब्लेस यू वैसे करते ना, तो वो वाले। तो ओ गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, माय सन, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना क्रिश्चियन टाइप में। सॉरी क्रिश्चियन लोग बुरा मत मानिएगा, एक मैं पादरी क्या होते हैं बता रहा हूँ। पादरी मान लीजिए, जैसे पंडा जो होते हैं हम लोग हिंदुओं में होते हैं, पंडा जो पूजा करने वाले से पादरी होते हैं, तो फादर जिसको बोलते हैं। तो फादर है, कोई ग्रेगर जॉन मेंडल थे और फादर थे, और उनके बगीचे में मटर का पौधा था, और उसपे क्या था, वो दिन प्रतिदिन देख रहे थे, उनके दिमाग में कुछ खुराफात मच रहा था, भाई जो नेचर है तो नेचर भाई कौन बदल सकता है। तो उन्हें जिज्ञासु प्रकृति के मेंडल थे, तो प्रयोग किए, अचानक से ऐसा कुछ उन्होंने डिफिकल्ट देखा जो उनको चौंका देने वाली बात थी, और उन्होंने अनुवांशिकी जैसी चीज की खोज कर दी, लेकिन उनकी बात को कोई माना नहीं। इन्होंने अपने इन सारे निष्कर्षों को एकदम रेडी करके तैयार करके एक पुस्तक में छाप रखा था और छपने के लिए दे रहे थे, कोई साइंटिस्ट इनके वैल्यू नहीं दे रहा था, क्योंकि उस समय अलग अलग प्रकार के साइंटिस्टों का दबदबा था। अब इस टाइम में मोदी जी का दबदबा है, तब कोई आके जनरल बोल जाए उसका कौन ध्यान देता है यार इस दुनिया में। जी मोदी जी कहेंगे थाली पीटना है घर पे, सब थाली पीटेंगे, दिया जलाना है दिया जलाएं, क्यों, क्योंकि इस टाइम वो प्रभावी है, उनकी छवि कुछ है। तो ऐसे ही उस टाइम में लगभग 8वीं शताब्दी की बात बता रहे हैं आपसे, जो प्रभावी साइंटिस्ट थे उन्हीं के बारे में सब आकर्षित होते थे, इनके पुस्तक को कोई ध्यान नहीं देता था। और मेन बात क्या कारण था, मेंडल के जितने प्रयोग थे उन्होंने तो बहुत अच्छा था किया था, प्रयोग किया और आश्चर्य की खोज भी की, इस आश्चर्य को उन्होंने प्रकाशित किया, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया। रीजन क्या ना, बायोलॉजी वालों का एक कमजोरी होता है मैथ, और मेंडल भैया बायोलॉजी को मैथ से रिलेट कर रहे थे। तो एक और रीजन था कि पहला तो इनका दबदबा, कोई मतलब विशेष साइंटिस्ट थे नहीं थे, तो पादरी ही, तो अब पादरी, अब मान लो
किसी का प्रोफेशन कुछ और है और वो काम कोई कुछ और कर रहा है तो लोग सराहेंगे नहीं। तो उसी तरह मेंडल पादरी थे और ये साइंटिस्ट वाली बात कर रहे थे, तो साइंटिस्ट वाली जब बात करें कौन इनको सराहेगा, तो इनको कोई नहीं मान रहा था। अच्छा, तो पहला रीजन तो ये था कि ये थे क्या, पादरी थे, क्या थे, पादरी थे, इसकी वजह से इनके प्रयोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और दूसरे पादरी थे, प्रयोग किए, चलिए ठीक है किसी तरह, लेकिन बायो वालों को मैथ से सख्त नफरत है और इन्होंने क्या गणितीय विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग किया। क्या कहते हैं, गणित का इस्तेमाल करके सारा होता है। और ये नहीं बताया कि गणित के इस्तेमाल से ही इतना अच्छे से वो प्रयोग करके बता पाए। आज ये मानते हैं बायोलॉजी वाले ना कि गणित बहुत टफ विषय है, लेकिन गणित बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसी के इस्तेमाल से मेंडल ने किया था। अब भाई बायो वाले ऐसे संकी होते हैं, बायोलॉजी चाहते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स, भैया मैथमेटिक्स से सब कर डाले थे। सन की लोग का दिमाग और सनक गया, लोग इनके बुक को किनारे करते हैं। कौन पढ़ेगा यार, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट मैथ कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ता, इसलिए रीजन फेल हो गया। लेकिन आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो इनके बात को मानना ही था। तो सर अब ये प्रयोग करके चले गए, खोज दिए सब कुछ, लेकिन तब नहीं सराहा गया। लेकिन 19वीं शताब्दी में साइंटिस्ट थे बेटसन, कोहेरेंस और उसके बाद से शॉर्माउथ, इन्होंने 3 साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने अनुमानसिकी की खोज की। रियली बात देखिए, अनुमानसिकी की खोज की और उसके बाद से फिर इसने क्या पाया, ये लोग नाम छपवाने के लिए गए, लेकिन इन्होंने फिर पाया सड़ी गिरी फटी किताब मेंडल की। उस पुस्तक में लिखा, अरे यार ये तो पहले कोई करके चला गया, अब हम लोग इसमें करेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो मेंडल ने इसके पहले 18वीं शताब्दी यानी 100 साल पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सही था, लेकिन उस टाइम दबदबा की वजह से इनका कोई भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि उस टाइम साइंटिस्ट इनकी बात को रियली में प्रूव कर दिए कि हाँ, मेंडल जो पहले था इसके पास सुविधा तो नहीं थी, चीज नहीं थे, न इंस्ट्रूमेंट थे न कुछ, लेकिन अपने गणितीय विधि से इसके थ्रू। लेकिन अब साइंटिस्ट कोहेरेंट, बेटसन और शॉर्माउथ के सब गणित के बारे में जानते थे भाई, अब लेटेस्ट जमाना है तो बायोलॉजी वाले भी गणित तो इस्तेमाल करने लगे, थोड़ा हम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो ऐसे तो अब वो लोग जानते थे और उस विधि से लोग किए तो भी रिजल्ट पाए, और जो लोग अपने टेक्निकल मेथड से करके पाए वही रिजल्ट पाए। कहीं ये देख इसमें अंतर क्या है, हम करोड़ों का खर्च करके प्रयोग कर रहे हैं और भैया 50 रुपये मटर में पौधा लगा चले गए और प्रयोग करके बता दिए चीज को। यानी कि वही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे जिनको मेंडल सब कहते थे, इसीलिए उनको ग्रेगर जॉन, सर ग्रेगर जॉन मेंडल करके बुलाने लगे। तब से उसके मैं इसलिए पहले मेंडल इसलिए लिखा था क्योंकि तब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि तब उन्होंने अनुवांशिकी की अच्छी सी नींव नहीं रखी थी। लेकिन जब शॉर्माउथ, बेटसन, कोहेरेंस के प्रयोग की वजह से जब ये सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ, अनुवांशिकता जैसी चीज दुनिया में होती है, पहले कहते सारा बेवकूफ है, फालतू, हटाओ इसको, इसके बुक को फेंक देते थे, नहीं कोई मतलब रखते थे, मैथ का इस्तेमाल कर पागल हो गया, सनकी है, चलो साइको है, कोई बात नहीं। लेकिन जब शॉर्माउथ, कोहेरेंस, बेटसन ने जब प्रयोग करके पाया और इनके इसी विधि से जो पाया गया था, उनके जो करोड़ों रुपए खर्च करके जो पाए थे, दोनों में तुल्य निकल गया, तो फिर वो मेंडल नहीं थे, वो मेंडल थे ही नहीं, वो थे सर ग्रेगर जॉन मेंडल। उनके बारे में इतना लेक्चर देने का कारण यही था कि उनकी मेहनत को सराहा जाए और आने वाली पीढ़ी सराहेगी, क्योंकि उन्होंने कुछ नया खोजा था यार, बायोलॉजी की जगत में उन्होंने मतलब कि धूम मचाने के लिए सोचा था, लेकिन किसी ने उनको साथ ही नहीं दिया। तो ये लेक्चर था जनरल मेंडल के बारे में। अब मेंडल ने कैसे प्रयोग किया था, क्या क्या किया था, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मानता हूं कि थोड़ा सा स्टोरी टाइप का मैं सुना गया, लेकिन जरूरी था कि बच्चे जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो जाने, मेंडल की मेहनत को समझे, क्योंकि मेंडल ने ऐसा प्रयोग करके चीज बताया था यार कि मतलब कि तबाही ला दिया था बायोलॉजी की जगत में। तो ठीक है, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं और आगे लेक्चर में मेंडल के प्रयोग कैसे किए थे, नियम और उसके बाद से भिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्कार।